देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग अपनी पार्टी पर ही विश्वास नहीं बना पाए हैं तो जनता का विश्वास क्या बना पाएंगे। मुझे लगता है यह देश की जनता और प्रदेश की जनता भली बातें समझ सकती। दूसरी बात, जन स्वराज पार्टी जो नए ख्वाब और ख्याल दिखाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने उसको भुगत कर यह संकेत दिया है कि आज के समय में प्रयोग धर्मी राजनीति के लिए भारत की इस उभरती हुई परिस्थितियों में और जटिल परिस्थितियों में कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे एनडीए की सरकार ने जीविका स्वयं सहायता समूह बना करके लगभग 1 करोड़ 40 लाख हमारी जीविका बहनों को जोड़ा गया उस कार्यक्रम के द्वारा, और जिनकी आय जो है लगभग दोगुनी हुई, उससे अर्निंग बढ़ी और लखपति दीदी बना करके लगभग 20 लाख बहनों को 1 लाख से ज़्यादा प्रति वर्ष कमाने का अवसर दिया गया। इस तरह से जीविका दीदी का जीवन स्तर अच्छा किया गया, जबकि हमारी सरकार से पहले जीविका दीदी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। वो लोग तो सिर्फ अपने परिवार की आजीविका के लिए, अर्निंग के लिए वो लोग काम कर रहे थे, और पहली बार विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने इस तरह का कंसेप्ट लाया। आप सब जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से वो नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। बिहार चुनावी महासंग्राम के इस हलचल में आज 22 अक्टूबर की सुबह महागठबंधन के आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने जो एनडीए की सबसे मजबूत दावेदारी है जीविका दीदियों के ऊपर वो भी बौछार करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये सूचना दी कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो फिर वो जीविका दीदियों को प्रति माह 2000 रुपये देंगे, और इसके अलावा जो भी सहायता राशि कर्ज के रूप में एनडीए गवर्नमेंट ने जीविका दीदियों को दी है उसको वो पूरी तरह से माफ़ कर देंगे। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, जैसे माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपये प्रति माह हर एक महिला और बहनों के खाते में जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने माँ योजना के बारे में बात बताया, जिसमें कि माँओं को मकान, अन्न और आमदनी की जो है वो योजना वो देंगे। इसके अलावा जो भी संविदा पर जिनको नौकरी मिली है उनकी आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सम्मान की बात उन्होंने कहा कि एनडीए की जो सरकार है वो नौकरी तो दे रही है लेकिन आर्थिक न्याय नहीं कर पा रही है, और अगर महागठबंधन अपनी सरकार बनाती है तो वो आर्थिक न्याय करेगी और आर्थिक न्याय के माध्यम से वो संविदा में नौकरी करने वाले लोगों को जो है वो आर्थिक सुरक्षा देगी और जॉब की सिक्योरिटी भी देगी। बस इसी बात की देर थी कि भाजपा की टीम और एनडीए की टीम में भी खलबली मच गई। क्या दिल्ली हो और क्या हो हमारा ज़िला मुजफ्फरपुर। दिल्ली में भी सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो इसी चीज़ के ऊपर प्रहार किया, जिसमें कि उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा दिए जा योजनाओं को पूरी तरह से बखिया उधेड़ करके रख दिया, और साथ ही साथ हमारे ज़िला मुजफ्फरपुर में भी भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को बुलाया गया और वहाँ पर भी पूरी तरह से जीविका दीदी के ऊपर अपना एक क्षत्र अधिकार बताते हुए जो राजभूषण चौधरी निषाद हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार से पहले जीविका शब्द भी बिहार के शब्दकोश में नहीं था। ये एनडीए की ही देन है कि उन्होंने जीविका दीदी का एक कॉन्सेप्ट लाया, और उसके बाद बिहार में जीविका दीदी के माध्यम से जो बिहार का विकास हुआ है उसको देखकर अब महागठबंधन जो है वो लुभाने का प्रयास कर रही है, और इस लुभाने के जाल में किसी भी तरह से जो है जनता को नहीं फंसना चाहिए। आइए देखते हैं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक मिलीजुली रिपोर्ट। मित्रों, बिहार में चुनावी प्रक्रिया गतिमान है और महागठबंधन में आपस में छिड़ा घमासान है। मुझे लगता है कोई भी गंभीर व्यक्ति समझ सकता है बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2
पर्सन पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं, अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दे तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने। और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। और आज उन्होंने एक और काम किया, देखिए बहुत साफ दिखाई पड़ता है। जहां तक एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है। अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर आप देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके, चाहे हर घर शौचालय की योजना से लेके, मुद्रा योजना और स्टार्टअप से लेके वर्तमान समय में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तक, ये हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है। और ये कोई चुनावी प्रक्रिया में होने वाला नी जर्क रिएक्शन नहीं है तेजस्वी जी, जो आप खिसियाहट बौखलाहट में, जिसे सामान्य शब्दों में कहते हैं खप्तुल हवास होकर बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इससे पहले भी याद दिलाना चाहता हूं, जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी तो हमारी गुजरात की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकारों ने, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जो महिलाओं के कल्याण की योजनाएं की, आपको याद हो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम मामू तभी पड़ा था जब लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, तब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अर्थात महिला उत्थान के लिए एनडीए की सोच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक व्यवस्थित, व्यवहारिक और निरंतर सोच है। इट इज अ मेथोडिकल, कंसिस्टेंट एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। जबकि उनकी तरफ से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कई बार जो राजद के लोग बोलते हैं उनके मन का मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव ये था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे। अभी तक तो जमीन ली थी। और जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे, वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। जो लोग भी 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे, यानी 20 साल पहले की जिनको मेमोरी होगी, उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से होगा। बहुत साफ बात है, जो लोग आज तक अपने शासनकाल में, देखिए राहुल जी की पार्टी का शासन 50 साल रहा भारत पे निरंतर, और उसमें तकरीबन 40-45 साल उनके परिवार का शासन रहा। और तेजस्वी जी के तो माई और बाप का शासन रहा। उसके बाद जो न कर पाए, आज यदि आप यह
सब्ज बाग दिखाने का प्रयास करते हैं तो मुझे हिंदी की वो कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। यानी जिस जमाने में खुद स्वयं नहीं कर पाए थे, आपकी पार्टी नहीं, आपके परिवार का शासन था। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी, बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है। इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। कोई भी व्यक्ति सहज भाव से समझ सकता है कि आप सिर्फ मजाक ही नहीं, क्रूर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज ना आपके मन में है, ना आपके कर्म में है, उसे वचन में देके धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। और बिहार की प्रबुद्ध जनता ऐसे सारे लोगों का भ्रम उसी प्रकार चकनाचूर और बिखरता नजर आएगा जैसे महागठबंधन की हसरतों का नजारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो अंत में मैं सिर्फ पुनः एक बात कहूंगा कि तेजस्वी जी और इंडी गठबंधन, महागठबंधन के लोगों से बिहार की प्रबुद्ध जनता और भगवान बुद्ध के प्रदेश बिहार को बुद्धू बनाने या बुद्धू समझने का प्रयास न करिए। और जो कुछ आपके गठबंधन में हो रहा है, उसके लिए यह पंक्ति कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है यह पता ही नहीं। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है यह पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। मुझे लगता है अभी तक महागठबंधन का चेहरा जितना बदरंग नजर आ रहा है, अब उसके बाद जब चुनावी प्रक्रिया अपने पहले चरण को पूर्ण कर चुकी है, यानी पहले चरण का तो नामांकन वगैरह सब पूर्ण हो चुका, उसके बाद भी ये कुछ करना चाहें तो मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि ना तो इसमें कोई यथार्थ है, ना सामंजस्य है। अगर विवशता में ये कोई कवर अप करना चाहें, जिसे होता है ना कि ढकने का प्रयास करें, तो सिर्फ एक ही पंक्ति कहूंगा कि अब जो स्थिति हो चुकी है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन। नहीं, वो फाइट में कितना फ्रेंडली है और कितना यू कैन, मतलब आप ये कह सकते हैं कितना डेट्रीमेंटली है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। और देखिए, अशोक गहलोत जी तो भारत के इतिहास के अद्भुत नेता हैं। आप याद करिए, जब खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं तो उससे पहले नाम चल रहा था अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बन सकते हैं, मगर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे। और फिर मजे की बात, ये भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि जिस व्यक्ति का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए विचार हो रहा हो वो बागी हो गया हो। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की बागी खेमे में हो गए थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के अखिलेश जी को चुना है कि गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने से लेके अशोक गहलोत जी को चुना है। गठबंधन के सहयोगी दलों को ठिकाने लगाने की जो महारत उनमें है, मुझे लगता है शायद अध्यक्ष पद तो उनको नहीं दिया, और कुर्सी न छोड़ के उसको बचा के रखने की जो महारत उनके अंदर है, शायद इसीलिए कांग्रेस ने उनको वहां भेजा है। इसके लिए महागठबंधन के दलों को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब देखिए, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि कट्टरपंथी सोच का तुष्टीकरण जो इंडी गठबंधन के दलों ने किया, अब समाज का हर वर्ग उसे समझता जा रहा है। जो लोग हम पे आरोप लगाते थे, मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, आपने कहा कि अभी जो पहले चरण में सीटों में जो जितनी सीटें अनाउंस हुई उसमें नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूछिए कि लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, 542 में जरा 120 उम्मीदवार बता दें 20% के हिसाब से। मैं महागठबंधन की बात कर रहा हूं, इंडी गठबंधन की। उत्तर प्रदेश के बाद सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र था। 24 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने, इंडी गठबंधन एक मुस्लिम नहीं दिया था, नॉट इवन ए सिंगल। इसीलिए कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण से नर न घनेरे। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग अपनी पार्टी पर ही विश्वास नहीं बना पाए हैं,
तो जनता का विश्वास क्या बना पाएंगे? मुझे लगता है यह देश की जनता और प्रदेश की जनता भली बात समझ सकती। दूसरी बात, जन स्वराज पार्टी जो नए ख्वाब और ख्याल दिखाने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने उसको भुगत कर यह संकेत दिया है कि आज के समय में प्रयोग धर्मी राजनीति के लिए भारत की इस उभरती हुई परिस्थितियों में और जटिल परिस्थितियों में कोई गुंजाइश नहीं है। एनी न्यू एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कैन बी डेट्रीमेंटल, यह साबित हो चुका है। तो मुझे लगता है, और वैसे मैं एक और बात लोगों को याद दिला दूं, ये जो नए प्रयोग और आंदोलन के नाम पर जो सरकारें आने का प्रयास करती हैं, अक्सर उनके परिणाम बहुत प्रतिकूल होते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी भी जब आए थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए, बोफोर्स के घोटाले के विरुद्ध आंदोलन करके आए थे और भ्रष्टाचार के वो कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि आज उसी के आरोप में चुनाव लड़ने में अयोग्य हैं। तो यह सब प्रमाण साबित है कि इस प्रकार, और अभी आपने देखा अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी ने क्या क्या कमाल किया है, शीश महल से लेके और एक एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने में। तो बिहार की जनता को बहुत समझदारी के साथ समझना चाहिए कि इस समय किसी नए प्रयोग की गुंजाइश या उसको थोड़े से भी विचार करने की गुंजाइश नहीं है। और जांचे परखे खरे, तपे तपाए आजमाए मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही विश्वास व्यक्त करेगी, ऐसा हमारा विश्वास। देखिए, जब हमारी सरकार आई 2005 में तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपए था, अब 3,17,000 करोड़ है। हम जो करते हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से विचार करके करते हैं और इसीलिए आज तक भाजपा की सरकारों ने जो जो कहा वो करके दिया है। और ये भी बात समझ लीजिए, जिनको पता है कि हमें आना ही नहीं है तो कुछ भी बोल दो। गुजरात में भी एक आम आदमी पार्टी ने जाके उनके वायदों को देखिए, शायद गुजरात के बजट से 2 गुना से अधिक से कर दिया था। तो देखिए, महागठबंधन को और तेजस्वी यादव जी को, राहुल जी को पता है कि बिहार का निष्कर्ष क्या होना है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। तो बोलते रहो। और ढपोर संघ की कहानी हम सबने सुनी होगी, जिसका कार्य है बोल देना, होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब ही नहीं। अरे बिहार की बात करें ना जी, विषय के संदर्भ में देखिए, हम समाज के सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देकर, समाज के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान देकर राजनीति में आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे दल समाज के सभी वर्गों में घमासान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लालू प्रसाद यादव जी का एक पुराना डायलॉग याद करिए, ये तो वो पार्टी है जिसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव लड़ने से महरूम है अदालती आदेश से, उनका एक प्रसिद्ध डायलॉग हुआ करता था, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट। अरे भाई, जिस पार्टी का आदर्श वाक्य ये रहा हो, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट, उन्होंने इसके दलदल में पहुंचाया है। और इसीलिए, और उसमें भी कोई जातवाद से उनका मतलब नहीं है। आज बताइए, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी जी, इसमें जाति कहां है? सिर्फ परिवार है। परिवार की गणना होती रहे पूरी और फिर कहो जात की गणना है बहुत जरूरी। परिवार की हाथ में सत्ता संपूर्णन और जनता को जातिवाद का चूरन। प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित भाई प्रभात मालाकार जी, जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे दीपक कुमार जी, जो जिला मीडिया प्रभारी हैं। यहाँ उपस्थित हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण। आज हम सब उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए। आज हम सब जानते हैं कि बिहार में एनडीए शासन से पहले कोई जीविका दीदी का नाम भी नहीं सुना था और हमारे एनडीए की सरकार में जीविका स्वयं सहायता समूह बना करके लगभग 1 करोड़ 40 लाख हमारी जीविका बहनों को जोड़ा गया उस कार्यक्रम के द्वारा और जिनकी आय जो है लगभग दोगुनी हुई, उससे अर्निंग बढ़ी और लखपति दीदी बना करके लगभग 20 लाख बहनों को 1 लाख से ज़्यादा प्रति वर्ष कमाने का अवसर दिया गया। इस तरह से जीविका दीदी का जीवन स्तर अच्छा किया गया। जबकि हमारी सरकार से पहले
जीविका दीदी का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। वो लोग तो सिर्फ अपने परिवार की आजीविका के लिए, अर्निंग के लिए वो लोग काम कर रहे थे। और पहली बार विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने इस तरह का कंसेप्ट लाया। आप सब जानते हैं कि बिहार में जिस तरह से वो दिग्भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हम हर परिवार को नौकरी दें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में कास्ट सेंसस जो पिछली बार हुआ है, उस कास्ट सेंसस के अनुसार बिहार में 2,96,00,000 परिवार हैं। और अगर हम 30,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भी अगर उनको हम देते हैं तो 3,60,000 रुपये प्रति वर्ष उनको पेमेंट करना होगा। और इस तरह से इतना पैसा उसमें बजट चाहिए जो बिहार के बजट से लगभग 3-4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आदमी को ये भी पता नहीं है कि बिहार में कितने परिवार हैं और उस परिवार में एक एक आदमी को अगर न्यूनतम भी वेतन दिया जाएगा तो किस तरह से बिहार का बजट भी उतना नहीं हो पाएगा। तो ये समझने की बात है कि लोगों को दिग्भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं। जहाँ तक बिहार में एम्प्लॉयमेंट का सवाल है तो अभी लगभग 14 लाख करोड़ पॉपुलेशन है और 14 करोड़ पॉपुलेशन में 18 लाख लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट को मिलता है। तो इस तरह से ये इनकी मंशा को दर्शाता है कि अभी चुनाव का समय नज़दीक है तो कुछ भी बड़ी बड़ी घोषणाएं, कुछ बड़े बड़े वादे करेंगे और बिहार को भोली भाली जनता को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि जनता यहाँ की समझ रही है और आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाएगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि जीविका का जो मुख्य रूप से जो चलना ये इसलिए संभव हो पाया कि इसमें जो ऋण दिया जाता है वो ऋण रिटर्न भी होता है और लोग परसेंटेज पर दिया जाता है ताकि उनको साहूकारों के पास नहीं जाना पड़े। बड़े बड़े जो पैसा इंटरेस्ट पर लगाने वाले लोग हैं उनके सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, कम रेट पर उनको मिलता था। और इससे क्या होता था कि ऋण वापसी दर भी अच्छा था, जिसके कारण ये योजना सक्सेसफुली रन कर पाया। अगर जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये ऋण माफ़ी की बात कर रहे हैं तो ये क्रेडिट किलर का काम करेगा और इस तरह से बिहार में जो ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है ये योजना को बर्बाद करने का काम ये करेंगे, जिस तरह से ये वादे कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है महिला सशक्तिकरण पर, चाहे वो महिलाओं को रोजगार के माध्यम से हो या महिलाओं को सरकारी नौकरी देने में आरक्षण की बात हो या महिलाओं को किसी भी तरह से एम्पावर करने की बात हो। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसलिए आज बिहार की महिलाएं आगे आकर के बोल रही हैं कि हम बिहार के निर्माण में आधुनिक बिहार के जो विश्वकर्मा हैं विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अभी सारी जनसभाओं में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। पहले से ही हमारी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख तक का इंश्योरेंस किया है, जिसके माध्यम से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमारी जीविका बहनों को उसमें प्राथमिकता मिलती है और उनके परिवार को 5 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी मिलता है। और हमारी जीविका दीदी को नगर पंचायत और नगर निकायों में 50% का रिजर्वेशन है, शिक्षक भर्ती में भी 50% का आरक्षण है, सांसद और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार लगातार महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने पहले कन्याओं के विकास के लिए, जो पहले जंगल राज में बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थी, डर से स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था और ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था, आज बिहार में ड्रॉप आउट रेट 64% घटा है। और इसलिए घटा है कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इम्प्रूव किया है। पहले लड़कियां दूसरे पंचायत में जाने से डरती थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति भी बहुत खराब था और छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत सारी होती थी और वॉशरूम वगैरह नहीं होता था, जिसके कारण लड़कियां जाने से डरती थी। आज जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया है तो निश्चित रूप से और हर पंचायत में हाई स्कूल तक की एजुकेशन की व्यवस्था हो रही है, तो निश्चित रूप से इससे ड्रॉप आउट रेट घटा है और लड़कियां जो है स्कूल की ओर निकली हैं। और खास करके हमारी सरकार ने जिस तरह से साइकिल योजना के माध्यम से लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया,
और उनको पोशाक दे करके, विभिन्न तरह के प्रोत्साहन की राशि दे करके, तो जिसके कारण आज लड़कियां जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। और आज जो लड़कियों के बारे में लोग कहते थे कि लड़कियां सुरक्षा क्या देगी, आज बिहार पुलिस में लगभग 30,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो लड़कियां हैं वो आज बिहार की सुरक्षा कर रही हैं। और ये कहीं भी किसी कार्यक्रम में आप जाएंगे तो जो लोग पहले नहीं समझते थे कि लड़कियां क्या कर सकती हैं, जो लोग मजाक उड़ाते थे, आज बिहार की बेटी बिहार की सुरक्षा में हर जगह वर्दी पहन करके खड़ी है। तो ये दर्शाता है कि हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमारे समाज की विधवाओं का, बुजुर्गों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये भी उनके एक एम्पावरमेंट के लिए उनको दूसरे के सहारे, परिवार के सदस्यों के सहारे, जो हमारे बुजुर्ग के इलाज के लिए भी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ये हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमारे समाज की जो विधवाएँ हैं उनको भी दिक्कत ना हो इलाज से लेकर के खाने पीने में, तो इसके लिए भी हमारी सरकार ने पैसा बढ़ाने का काम किया है। साथियों, इतना ही करके बात को विराम देते हैं।